ठीक है। युद्ध और शांति में हम लोग बात कर रहे थे बच्चे, ठीक है। युद्ध और शांति पे नारीवादी विचार, नारीवादियों के क्या विचार हैं ये हम समझ रहे थे बच्चे। तो जो उग्र नारीवादी विचारक हैं ये बोलते हैं कि जो युद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध है बच्चे, वो शासन में सत्ता प्राप्त करने के लिए बच्चे जो पुरुष इतना संघर्ष करते हैं बच्चे, उसके वजह से एक प्रकार से युद्ध जैसी चीजें क्या होती है, उपस्थित होती है। अगर शासन सत्ता में पुरुष और महिला दोनों, महिलाओं को भी अगर भागीदारी दी जाए तो एक प्रकार से युद्ध जैसी चीजें उत्पन्न नहीं होंगी और कहीं ना कहीं शांति जैसी चीजें क्या हो सकती हैं बच्चे, स्थापित हो सकती हैं। ऐसा नारीवादी विचारकों का मानना है युद्ध और शांति को लेकर, वार एंड पीस को बच्चे। नेक्स्ट उन्होंने बोला, नारीवादियों के अनुसार युद्ध के दौरान भी महिलाओं की स्थिति क्या होती है, द्वितीयक होती है, ठीक है। युद्ध जब होता है बच्चे तो युद्ध में सबसे अधिक जो, युद्ध में तो पुरुष लड़ रहा है बच्चे युद्ध, और उस युद्ध में वो पुरुष मार दिया जाता है तो सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ता है बच्चे, उस परिवार के, उस महिला के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है बच्चे। जो महिला होती है उसकी स्थिति एकदम दोयम दर्जे की हो जाती है, तुच्छ स्थिति हो जाती है। अब उसे समझ में नहीं आता है कि उसकी निर्भरता जो थी उसके पति पर थी, लेकिन पति तो युद्ध में क्या हो गया, मर चुका है। अब मेरी स्थिति और मेरा अस्तित्व कैसे बचेगा। तो जो स्थिति होती है बच्चे युद्ध में नारीवादियों के अनुसार, वो सबसे अधिक माना जाता है कि नारियों के ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ता है और बच्चों के ऊपर बच्चे, ठीक है। तो महिलाएं कभी भी नहीं चाहेंगे कि युद्ध जैसी चीजें हैं बच्चे, ठीक है। और युद्ध को ये लोग, ये बच्चे जेंडर से जोड़कर देखते हैं। पुरुष का काम ही होता है एक प्रकार से लड़ना, ठीक है। लेकिन युद्ध में अगर सबसे अधिक जो पीड़ित होती हैं बच्चे, वो महिलाएं पीड़ित होती हैं, ठीक है ना। जैसे शरणार्थी हो जाते हैं, जो रिफ्यूजी होते हैं बच्चे, पुरुष तो इधर उधर चला जाता है, लेकिन सबसे अधिक स्ट्रगल जो करना पड़ता है उस शरणार्थी परिस्थिति में, उस रिफ्यूजी स्थिति कंडीशन में बच्चे, वहाँ पे महिलाओं को बहुत अधिक स्ट्रगल करना पड़ता है। महिलाओं को समझ में नहीं आता है कि हम अपने बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था कहाँ से करें, उनके जीवन के लिए कैसे व्यवस्था करें। तो ये सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है बच्चे, ठीक है। और युद्ध का प्रभाव पुरुष और महिला दोनों पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है बच्चे, ठीक है ना। युद्ध जो है बच्चे, उसे तो युद्ध जैसी जब स्थिति होती है तो वहां पे एक तरह से तुम देखोगे कि रेप जैसे केसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे 1971 में जब बांग्लादेश के अंदर एक तरह से पूर्वी पाकिस्तान में जब एक प्रकार से पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध शुरू हुआ तो मार्शल लॉ लगा के बड़े लेवल पर वहाँ पे रेप किए गए थे, लोगों को मारा गया था। ये सारी चीजें होती हैं बच्चे युद्ध की स्थिति में, ठीक है। और महिलाओं की स्थिति युद्ध में भी बहुत अधिक प्रभावित हो जाती है, और पुरुष स्वभाव के वजह से जो एक प्रकार का विद्रोह किया जाता है वहां पर भी महिलाओं को बहुत अधिक समस्याएं झेलनी पड़ती है। जैसे रिफ्यूजी जो कैंप है बच्चे, उस रिफ्यूजी कैंप में सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ रहा है वो आज के समय में महिलाओं पे पड़ता है बच्चे। इसलिए नारीवादी जो विचारक है बच्चे, ठीक है, वो एक प्रकार से इन तरह की चीजों का विरोध करती हैं। युद्ध जैसी चीजों का लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं बच्चे, ठीक है बच्चे। अगला जो है बच्चे, नारीवाद का सुरक्षा पे क्या विचार है, ठीक है ना, सिक्योरिटीज पे क्या उनका एक आइडियाज है। तो नारीवादी विचारकों ने बोला कि बच्चे जो सुरक्षा की एक राज्य केंद्रित यथार्थवादी संकल्पना को ये लोग पूर्णतः क्या कर देते हैं, अस्वीकृत करते हैं, ठीक है। मतलब राज्य केंद्रित, मतलब राज्य यथार्थवादी तो ये बोलते हैं कि सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य को लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नारीवादी विचारधारा, जो नारी विचारधारा है बच्चे और उससे जुड़े हुए लोग जो हैं वो यथार्थवादी विचारधारा के राज्य केंद्रित संकल्पना की आलोचना करते हैं और ये बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं राज्य केंद्रित संकल्पना नहीं है, समाज केंद्रित संकल्पना है। समाज केंद्रित संकल्पना का मतलब ये है, अगर राज्य केंद्रित संकल्पना होती तो महिलाओं की भी सुरक्षा के बारे में सोचती उसी प्रकार से जिस प्रकार से पुरुष के बारे में सोचा जा रहा है। ये एक समाज केंद्रित विचारधारा है। यथार्थवादियों पे आरोप लगाया गया कि आपका जो विचार है बच्चे वो कहीं ना कहीं समाज केंद्रित है, राज्य केंद्रित नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पुरुषों को अधिक सुरक्षा दे रहे हैं, पुरुषों को आप कहीं अधिक विशेषाधिकार दे रहे हैं महिलाओं की तुलना में बच्चे। आई बात समझ में। और साथ ये भी आरोप लगाया नारीवादियों ने यथार्थवादियों के ऊपर कि जो राज्य जो हथियारों का इतना भंडारण कर रहा है, ठीक है, हथियारों को इतना एकत्र कर रहा है, वो हथियारों का एकत्रीकरण इसलिए करना है उसे क्योंकि उसे पितृसत्तात्मक सत्ता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ये भी नारीवादियों के द्वारा एक प्रकार से आरोप लगाया गया था। आई बात समझ में।
जब हम सुरक्षा की बात करते हैं बच्चे, तो सुरक्षा में तो स्वास्थ्य आता है, शिक्षा जैसी सुरक्षा आती है, रोजगार जैसी सुरक्षा आती है, जब मानवीय सुरक्षा की बात की जाती है। लेकिन वहां पे एक प्रकार से तुम देखोगे, ये भी एक प्रकार से क्या होता है कि जब मानवीय सुरक्षा की बात आती है तो उसमें एक प्रकार से महिला सुरक्षा को भी हम लोग क्या कर देते हैं, दोयम दर्जे पर लाकर डाल देते हैं। मानवीय सुरक्षा में हमारे लिए पुरुष और बच्चे ज्यादा सुरक्षा के क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण तत्व हो जाते हैं। महिलाओं को एक प्रकार से दोयम दर्जे पर क्या किया जाता है, रखा जाता है। जबकि मार्क्सवादी विचारधारा के जो लोग हैं बच्चे, वो तो मानते हैं कि जो वर्ग संघर्ष है, जो समाज वर्ग में बटा हुआ है बच्चे, उस वर्ग के वजह से ही नारियों के साथ एक प्रकार की समस्याएं हो रही है। अगर समाज वर्ग में विभाजित नहीं होता तो नारियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं होती बच्चे। आई बात समझ में। और महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं कुपोषण की सिर्फ तुम्हें मिलेंगी, गरीबी में लिप्त बहुत सारी मिलती हैं, बेरोजगार बहुत सारी महिलाएं तुम्हें मिल जाएंगी बच्चे। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से जब मानवीय सुरक्षा की बात हो रही है तो महिलाओं को भी तो सुरक्षा प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। लेकिन महिलाओं को सुरक्षा प्राप्त नहीं हो पा रहा। मैंने बोला ना कि बच्चे, पहले वो महिला पिता पे निर्भर होती है, बाद में वो पति पर निर्भर हो जाती है, पुत्र पे। अगर मान लो कि अगर तीनों नहीं रहे तो फिर वो महिला अपना जीवन गुजर और बसर कैसे करेगी, ये कोई नहीं जानता है बच्चे। तो अगर हम महिलाओं को अधिकार ही नहीं देंगे तो फिर उनके अस्तित्व को लेकर ही खतरा पैदा हो सकता है बच्चे। जबकि सृष्टि के निर्माण में पुरुष और महिला दोनों का योगदान है बच्चे। ये जो पूरा वर्ल्ड है बच्चे, पूरा विश्व जो तुम देख रहे हो, इसमें कहीं ना कहीं उन दोनों का योगदान होता है। तो इसलिए महिलाओं का भी अधिकार उतना ही है जितना पुरुष का है। माओ ने तो ऐसे बोला था कि आधे विश्व को महिलाओं ने एक तरह से क्या कर रखा है, उठा रखा है। लेकिन बातें की जाती है, लेकिन वो अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। उग्र नारीवाद की जो मान्यताएं हैं बच्चे, उसको स्वीकार करना बड़ा कठिन है बच्चे। उनकी मान्यताएं इस प्रकार की हैं कि जिसको तुम स्वीकार नहीं कर सकते हो। वो सीधा आरोप लगाती हैं कि जेंडर के कारण विश्व में युद्ध है और अशांति उत्पन्न होती है। तो लोगों ने अब जेंडर में सीधा वो किस पर आरोप लगा दे रही है, पुरुष पे। सिर्फ पुरुष की वजह से युद्ध ही नहीं होता है, अगर महिला लीडर भी है तो उसके वजह से भी युद्ध हो सकता है। तो युद्ध और अशांति के लिए जेंडर कारण नहीं है बच्चे। इस बात को एक तरह से उग्रवादियों की यह मान्यता है कि जेंडर एक कारण है अशांति के लिए, युद्ध के लिए। इस बात को बाकी के अदर विचारधारा के जो लोग हैं बच्चे, अदर आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो लोग हैं, वो लोग एक तरह से इस बात को काटते हैं बच्चे। सिर्फ ये नहीं है कि पुरुष होगा तभी युद्ध होता है, अगर महिला भी अगर हेड है बच्चे तो अभी भी युद्ध हो सकता है। 1971 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस समय इंदिरा गांधी थी बच्चे। तो जेंडर के बेसिस पर अगर लगाओगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना बच्चे। जेंडर के बेसिस पर नहीं, युद्ध के लिए जेंडर एक कारण नहीं है। युद्ध के लिए अगर कारण हो सकते हैं तो दूसरे कुछ कारण हो सकते हैं बच्चे। आई बात समझ में। इसलिए इनके उदाहरण एक प्रकार से स्पष्ट है। जैसे बताया भी गया उदाहरण से, महिला नेतृत्व के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसी प्रकार का व्यवहार किया गया है जैसा पुरुष के द्वारा व्यवहार किए गए हैं। उदाहरण के लिए पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने अर्जेंटीना पे आक्रमण किया। तो जेंडर को कैसे बच्चे आधार बना सकते हो? आई बात समझ में। जेंडर को अगर बना दिया तो फिर क्या हो सकता है, दिक्कत हो। 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के आक्रमण का करारा जवाब दिया गया। ठीक इसी प्रकार अमेरिकी विदेश सचिव कोंडोलीजा राइस और अमेरिकी विदेश सचिव हिलरी क्लिंटन के सत्ता संभालने से अमेरिकी विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यद्यपि उग्र नारीवादियों की यह मान्यता अभी भी प्रमाणित नहीं है। जब समूचे विश्व में महिलाएं सत्ता में आ जाएंगी तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप कैसा होगा, ये कोई नहीं जानता है। अभी सत्ता पुरुषों के पास है, अगर महिलाओं को सत्ता दे दिया जाए तो क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति रहेगी या अशांति रहेगा, इसका अभी तक कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुआ। हो सकता है कि शांति भी हो और हो सकता है कि अशांति पैदा हो जाए, ये कोई नहीं जानता है बच्चे। वो तो उग्रवादियों ने बोला कि जेंडर कहाँ, नहीं, ये आपका जो तर्क है वो तर्क क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, ठीक है ना। तो पुरुष और महिलाओं में से पता नहीं, ये तो बात पता चलेगा बच्चे जब पूरे विश्व में महिलाओं को सत्ता करने का अधिकार प्राप्त हो। वैसे तो पूरे विश्व में है नहीं, पूरे विश्व में अगर महिलाएं अगर सत्ता शासन संभाल रही हैं, शासन कर रही हैं, तब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहार कैसा होगा ये तो उसी समय पता चलेगा बच्चे, अभी उसके बारे में नहीं बोल सकते हैं बच्चे।
उदारवादी जो नारीवादी हैं बच्चे, जो उदार नारीवाद है बच्चे, जो लिबरल एक फेमिनिज्म्स है, उनके विचार थोड़े से ज्यादा तुम्हें संतुलित लगेंगे, अच्छे लगते हैं और व्यवहारिक भी लगते हैं। हाँ, इन्होंने जो विचार दिया उस विचार को हम लोग उपयोग में ला सकते हैं और उसका परिणाम प्राप्त हो सकता है बच्चे। आई बात समझ में? इन्होंने बोला कि जेंडर से राजनीति की प्रकृति निर्धारित नहीं होती। ये बात कुछ सही लगता है। जेंडर पॉलिटिकल नेचर को डिसाइड नहीं करता, इन्होंने सीधा बोला। लिबरल क्या, रेडिकल क्या बोलते हैं, नहीं, जो पॉलिटिकल नेचर है उसको डिटरमाइन जेंडर के द्वारा किया जा सकता है। नहीं, पॉलिटिकल नेचर कैसा होगा, राजनीति प्रकृति कैसी होगी, ये जेंडर के बेसिस पर आप निर्धारित नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व, महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होनी चाहिए। भाई, राजनीतिक सत्ता में महिलाओं को भी जगह दीजिए, सेना में जगह दीजिए, ठीक है ना, सैन्य व्यवस्था, महिलाओं को शिक्षा दे दीजिए, शिक्षा में दीजिए, निर्णय निर्माण में भी महिलाओं को क्या करें आप जगह दें। जैसे महिलाएं तो हैं, सेना में भी तुम्हें महिलाएं मिलेंगी, लेकिन सेना में महिलाएं ना इन्फेंट्री में नहीं मिलेंगी, पैदल सेना में महिलाएं नहीं मिलेंगी, ठीक है। जैसे आर्मी में एक पैदल सेना होती है जो बॉर्डर पे लड़ती है। अभी जाके मतलब मुझे लग रहा है कि 6-7-8 महीने पहले जाके इंडियन एयरफोर्स में महिलाओं को एयर फाइटर प्लेन्स जो होते हैं, फाइटर जो प्लेन होते हैं, वो चलाने का अधिकार अब जाकर दिया गया, वरना वो मेडिकल और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही कर रही थी बच्चे, ठीक है। तो अभी भी महिलाओं को उतना कार्य नहीं दिया जा रहा है जितना पुरुषों को प्राप्त है। तो ये लोग बोलती हैं, जो लिबरल फेमिनिज्म से बोलती हैं कि बच्चे हमें भी उन संस्थाओं में हमें भी उतना प्रतिनिधित्व दीजिए जिससे कि डिसीजंस मेकिंग में भी हम लोगों का क्या हो सके, एक रोल हो सके बच्चे। आई बात समझ में? और इसमें आओगे बच्चे, इन्हीं के अनुसार अगर देखोगे तो विश्व के अधिकांश देशों में अभी भी महिलाएं शासन और सेना में द्वितीय दर्जा प्राप्त है, मतलब उन्हें आगे नहीं रखा जाता, फ्रंट में नहीं है बच्चे, बैकी उन्हें एक प्रकार से क्या किया जा रहा है। सेना में महिलाओं को भर्ती तो किया जा रहा है, नर्सिंग में किया जाता है, उनको मेडिकल में कर लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव में कर लिया जाता है। और जैसे आज भी बच्चे जो सबमरीन है, ठीक है ना, जैसे अमेरिका में जो सबमरीन्स होती है, पनडुब्बियां जो होती है जिसको, ठीक है, सबमरीन्स बोलते हैं, उसमें अभी भी अमेरिका में महिलाओं को जगह नहीं दिया जाता है सबमरीन्स जॉब में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और अगर साथ ही उदारवादी ये भी बोलती हैं कि अगर महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हो जाए हर जगह पे, उन्हें इक्वल अगर रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो जाता है, तो नेशनल इंटरेस्ट में आप जितना टारगेट रख रहे हैं उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। राष्ट्रीय हितों में वृद्धि अगर आपको करना है बच्चे, तो महिलाओं के भी प्रतिनिधित्व को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर देखा जाए तो महिलाएं तो कम से कम माना ही जा सकता है कि टोटल पॉपुलेशन में 50% तो महिलाएं हैं, लेकिन क्या लोकसभा और राज्यसभा में 50% सीटें महिलाओं के पास है? नहीं। तो महिलाओं की स्थिति एक प्रकार से क्या हुई बच्चे, दोयम दर्जे की तो हुई। महिलाओं को हम कहाँ तक सीमित करके रख रहे हैं? हम बोल रहे हैं तुम नर्स बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ठीक है, टीचर बन जाओ, ठीक है, पॉलिटिशियन मत बनो, क्योंकि पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स है वो खराब चीज होती है। औरतों के लिए, लड़कियों के लिए पॉलिटिक्स जो है, महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स जैसी चीजें अच्छी नहीं होती, ठीक है। पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें गलत करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं लिबरल जो फेमिनिज्म से बच्चे, ठीक है, वो एक प्रकार से इस चीज का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। ये ध्यान में रखना कि वो बोलती है कि अगर हमें भी इक्वल प्रतिनिधित्व मिल जाए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, तो समस्या का समाधान करना क्या हो जाता है बच्चे, आसान हो जाता है। आई बात समझ में? आगे जब आओगे बच्चे, तो जो नारीवाद है बच्चे, उसकी आलोचना भी की जाती है। तो जैसे खास तौर से जेंडर के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित एवं सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है बच्चे। तो ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महिलाएं अगर आ जाएंगी बच्चे, तो राष्ट्रीय हित के जगह पे कोई दूसरा आपके लिए महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा, सुरक्षा के जगह पे कोई दूसरा तत्व हो जाएगा। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जेंडर कोई भी हो, राष्ट्रीय हित ही केंद्र में रहेगा और सुरक्षा ही केंद्र में रहता है, ठीक है। तो नारीवादी जो भी बोलते हैं वो बोलते रहे। अगर कोई नारीवादी, कोई महिला भी लीडर हो कोई, तो उसके लिए अपने कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और उस लीडर के लिए, उस फीमेल लीडर के लिए जो इंपॉर्टेंट होगी वो अपने कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर समय केंद्र में रहेगा नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी, जेंडर कुछ भी हो बच्चे।
जेंडर के वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नेचर नहीं बदल जाता है। आई बात समझ में? नारीवादियों के इन सारी चीजों को पढ़ने से तुम्हें लगेगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अगर जेंडर में महिलाओं को लीडर बना दिया जाए तो पूरे पॉलिटिक्स का व्यवहार ही बदल जाएगा। नहीं, अगर कोई लीडर महिला भी होगी बच्चे, तो वो हर समय अपने कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिक स्तर पे रखेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिक स्तर पे रखेगी, बाकी चीजों को हर समय द्वितीयक स्तर पे रखेगी। 1974 में भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया, तो उस समय भी इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण इसीलिए किया क्योंकि भारत को एक प्रकार की शक्ति देना, एक शक्तिशाली राष्ट्र में निर्मित करना। हाँ, उस परमाणु जो बम जो आविष्कार हुआ, परमाणु बम जो टेस्ट हुआ, परमाणु बम जो परीक्षण हुआ, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से हमने सिविल, ठीक है ना, नागरिक सुरक्षा के लिए उस तरह की चीजों का हमने क्या किया था, परीक्षण किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक शक्ति तो हमें दे रही थी। तो इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीजों को किया बच्चे, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से सुरक्षा जैसी चीज, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी चीजों को ही तो ध्यान में रख रही हैं। तो उनके लिए भी राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है बच्चे, वो क्या रहेगा, सेम ही रहता, वो कभी परिवर्तित नहीं होता। ये ध्यान में रखना है। समाज, राष्ट्र एवं विश्व का मात्र लैंगिक आधार पर विश्लेषण करना एकांगिक एवं अपूर्ण है। ठीक है, तो अगर विश्व को लैंगिक आधार पर आप विश्लेषण कर रहे हैं, राष्ट्र का अध्ययन अगर कर रहे हैं तो लैंगिक आधार पर अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, समाज का अध्ययन हो रहा है लैंगिक, अगर सिर्फ लैंगिक को आधार बना के अध्ययन कर दोगे ना बच्चे, तो पूरा का पूरा वो भी क्या हो जाता है, अपूर्ण हो जाता है। इसीलिए जब भी अध्ययन हो तो लैंगिक भी आधार हो, आर्थिक भी होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, सांस्कृतिक आधारों को भी क्या करना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को भी, मानव स्वभाव को, इन सभी को अध्ययन का केंद्र बनाना चाहिए बच्चे अध्ययन करते समय। आई बात समझ में? तो यही तुम्हारा बच्चे जो था वो नारीवादी फिलॉसफी थी, फेमिनिस्ट फिलॉसफी है इंटरनेशनल रिलेशंस की बच्चे। आई बात समझ में? तो फेमिनिज्म में बस इतना ही है बच्चे, ठीक है।